Hello and welcome back to Chahel Academy. In this video, we are going to cover phosphorus cycle. So let us start और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है। सेकंड हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो फॉस्फोरस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक और दैट इज द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन दी साइकिल, किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फॉस्फोरस साइकिल, उसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। देखिए, इट इज अ प्रोसेस बाय विच फॉस्फोरस मूव करता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के थ्रू। सो आप सभी जानते हैं हम लोग बायोजियोकेमिकल्स को कवर कर रहे हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल है एक फॉस्फोरस साइकिल, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में मूव करता है, कहां से स्टार्ट होता है और कैसे अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, उसी का नाम है फॉस्फोरस साइकिल। नाउ देखते हैं फॉस्फोरस क्या है। देखिए, फॉस्फोरस इज अ वेरी असेंशियल मैक्रो मॉलिक्यूल जो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमंस में मौजूद होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रस्तुत होता है, प्लस इट इज ऑल्सो इन आवर डीएनए। इट इज मोस्टली आप देखेंगे हमारे बोन्स में, लिपिड्स में, यहां पर ये पाया जाता है। फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। सेकेंड, देखिए दिस साइकिल इज स्लोअर। ये जो साइकिल है बाकी साइकिल्स के मुकाबले काफी स्लोअर है। क्यों स्लोअर है? बिकॉज आप देखेंगे बाकी साइकिल्स जो है पर्टिकुलरली गैशियस साइकिल होती हैं एंड दे आर ऑल्सो परफेक्ट साइकिल्स। ये थोड़ी सी इम्परफेक्ट होती है बिकॉज ये फॉस्फोरस जनरली जो हमें जिस रूप में मिलता है दैट इज थ्रू फॉस्फेट रॉक्स। तो फॉस्फेट रॉक्स जो होती हैं रॉक्स में कन्वर्ट होता है और टाइम लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो काफी टाइम लग जाता है रॉक्स को फॉर्म होने में एंड रॉक्स से वेदर होते हुए या रॉक्स से निकलते हुए फॉस्फेट को आने में। इन कंपैरिजन हम लोग कंपैरिजन में देख रहे हैं बाकी जियोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन या नाइट्रोजन जो कि जनरली मौजूद होते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल? देखिए, फर्स्ट हम लोगों को देखना है वेदरिंग। सो फॉस्फोरस जनरली हमें किस रूप में मिलता है? जनरली जो हमें जिस रूप में पाया जाता है वो है रॉक्स। तो फॉस्फेट रॉक्स के रूप में आपको फॉस्फोरस मिलेगा एंड इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग दिस फॉस्फोरस सॉल्ट्स और द रॉक्स यहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो क्या प्रोसीजर है उसको एक बार समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी बात करी है, वाटर वेपर जब ऊपर जाता है एंड when this H2O is combined with the CO2 तो आपको देखने को मिलेगा कार्बनिक एसिड बनता है। और ये जो कार्बनिक एसिड है ये एक स्लाइट एसिड है, थोड़ा सा डाइल्यूटेड एसिड है, बट जब ये किसी भी रॉक पर पड़ता है तो उससे एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो जब बारिश हुई, रॉक्स पर गिरे या माउंटेन्स पर गिरे या किसी भी तरीके से जब ये पानी गिरता है तो ये एक वेदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, एक इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और फॉस्फेट सॉल्ट्स में से या फॉस्फेट रॉक्स में से पर्टिकुलरली फॉस्फेट निकलना स्टार्ट हो जाता है और पानी के माध्यम में जुड़ जाता है। सो इट गोज इनटू द रिवर्स एंड अल्टीमेटली एंड्स अप इनटू द ओशियंस। देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरीके से एब्सॉर्प्शन होता है फॉस्फेट साइकिल का बाय द एनिमल्स और द प्लांट्स। तो हर बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम लोग एक चीज देखते आ रहे हैं, किस तरीके से रिलीज होता है और किस तरीके से वापस आता है और एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल को मेंटेन करता है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एब्सॉर्प्शन की, किस तरीके से फॉस्फोरस जो निकल चुका है रॉक्स के माध्यम से प्लांट्स और एनिमल्स में आता है। तो देखिए, फॉस्फेट जो सॉल्ट्स होते हैं इट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर, क्योंकि रिवर्स में आ जाते हैं, अल्टीमेटली इट एंड अप इन द सी और द ओशियंस। तो आपको देखने को मिलेगा वहां से प्लांट्स या जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो सॉइल के माध्यम से उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड हम सब जानते हैं फूड चेन का प्रोसीजर, और फूड चेन में आप जानते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी को कौन डिराइव करता है? प्राइमरी हर्बीवोर्स। तो आप देखेंगे जो प्राइमरी हर्बीवोर्स या जो फूड चेन में सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर हैं वो यहां से एनर्जीज को लेते हैं और फूड चेन से किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हम देख ही चुके हैं। सो द पॉइंट इज, जैसे ही प्लांट्स के पास फॉस्फोरस आता है उसके बाद ये फॉस्फोरस आगे मूव ऑन कर जाता है और कहां पहुंच जाता है? एनिमल्स के पास। अब देखते हैं किस तरीके से ये रिटर्न होता है फॉस्फोरस बैक टू दी एनवायरनमेंट। तो देखिए, जैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जैसे ही या जब प्लांट्स और एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा एक डीकंपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डीकंपोज पर्टिकुलरली कौन करते हैं? बैक्टीरिया या फंगाई। तो बैक्टीरिया या फंजाई आप देखेंगे ये डीकंपोजिशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं एंड दे रिटर्न बैक द फॉस्फोरस टू द एनवायरनमेंट इनटू द सॉइल। अब देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंपैक्ट ऑन दी साइकिल।
तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर और जानने की जरूरत है। फॉस्फोरस साइकिल में जो भी आपने देखा, फॉस्फोरस रॉक्स के माध्यम से सॉल्ट से होता हुआ पानी में आया और पानी में प्लांट्स ने कंज्यूम किया, फिर प्लांट्स ने एनिमल्स को दिया और इनकी मृत्यु के बाद ये वापस से इधर चला गया। ये तो एक साइकिल है ही है। इसके साथ एक चीज और है, और कहां से फास्फोरस ओशियंस में या रिवर्स में आता है, वो है मैनमेड प्रोसीजर। देखिए फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है या कंपोनेंट है किसका, हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो फर्टिलाइजर्स में भी फास्फोरस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हम सभी जानते हैं एनपीके की मात्रा होती है उसमें, तो फास्फोरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेन, या तो बारिश पड़ती है या फिर किसी भी तरीके से जब एग्रीकल्चर फील्ड से ये फॉस्फोरस वाटरशेड के प्रोसेस से या रन ऑफ के मेथड से पानी में आ जाता है, तो ये अगेन ओशियंस में पहुंच जाता है। बट आपको देखना पड़ेगा, जैसे ही ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पानी के अंदर एड ऑन होता है तो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है गाइस? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट लेवल। तो आप देखेंगे न्यूट्रिएंट लेवल पानी के अंदर ज्यादा बढ़ जाते हैं, सच एज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में। तो जैसे ही फॉस्फोरस एंटर करता है, यहाँ पे सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ एल्गेइज या फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाते हैं, एंड पर्टिकुलरली उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो एल्गल्स बहुत ज्यादा ब्लूम करने लग जाते हैं, मतलब बढ़ने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए यूट्रोफिकेशन की वजह से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला, जब भी ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार पानी के ऊपर काई जम जाती है, या फिर आसान भाषा में बोला जाए तो पानी के ऊपर एक सतह पे बहुत ज्यादा एल्गी आ गई है, तो आपको देखने को मिलेगा कि नीचे सनलाइट नहीं जा पाती है। तो सनलाइट का एक एरिया होता है, जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं 200 मीटर तक जो फोटोइक जोन होता है। सनलाइट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। तो जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं या मरीन लाइफ है, वो सनलाइट पर भी डिपेंडेंट है, परंतु बिकॉज सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, वाई? बिकॉज अपर लेयर पे एक एल्गल लेयर आ चुकी है, तो उसकी वजह से कई सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण या दूसरा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन इज, होता क्या है, जब ये एल्गेइज भी मरने लग जाते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं इन एल्गल ब्लूम्स पे, तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है डिकम्पोजिशन का। और जैसे ही डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एकदम से, अचानक से। कहां पर? मरीन इकोसिस्टम के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, जिसको हम लोग जानते हैं बीओडी और सीओडी से, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? हेल्थ पैरामीटर्स हैं। अगर आपको किसी भी वाटर बॉडी के अंदर पोल्यूशन को चेक करना है, जैसे आप लोग जब अपने बॉडी पैरामीटर्स को चेक करते हैं तो एलएफटी, केएफटी, हार्ट, ये वो चेक करवाते हैं, ऐसे ही जब आपको मरीन पोल्यूशन चेक करना है तो आप बीओडी और सीओडी को चेक करते हैं। बढ़ता हुआ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक बहुत बड़ी समस्या है। बीओडी और सीओडी को आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, बट ये याद रखिएगा, बीओडी और सीओडी की वैल्यूज बढ़ जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रूप में होता है ऑक्सीजन, आपको देखने को मिलेगा मरीन लाइफ जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती है, वो भी मर जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन यहां पर डीकंपोजिशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में यूट्रोफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट यूट्रोफिकेशन के इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको फास्फोरस साइकिल को जानना जरूरी है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस ऑफ फास्फोरस एंड दिस लीड टू द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। सो हेंस यहां पर आप देखेंगे फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना को राइज करता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और डिटेल रूप से समझने के लिए एंड इजी लैंग्वेज में कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।